ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, जल्दी बताओ। -y। यस सर। यस। और ये आपका एच फील्ड, सॉरी ये ई फील्ड हो गया, ई फील्ड, दिस इज यूर ई फील्ड, और दिस इज एच फील्ड। डॉट कन्वेंशन यानी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ना एच फील्ड है ना, और सिमिलरली ये भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा एच फील्ड, और दिस इज ई फील्ड, और ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, इसलिए अपन डायरेक्टली यहाँ पे वाई कन्वेंशन यूज कर। अब यहाँ पे अपन चाहते हैं क्या, एक इक्वेशन तो अपनों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख लिया था, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये जो होगा क्या होगा, एक तो ये होगी आपकी इंसिडेंट, ये होगी आपकी रिफ्लेक्टेड, और दिस इज ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो अपन केवल ओ नोट कंपोनेंट लिख रहे हैं इसका, है ना, HIO। तो दिस इज योर HIO कंपोनेंट। उसके बाद एडिशन किसका होगा, ये कौन सी होगी जल्दी बताओ, एक मिनट है ना। चलो कहाँ पे था यार, भूल गया। हाँ, ये आपकी इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट का मैंने HIO कंपोनेंट लिया है, और रिफ्लेक्टेड फील्ड का क्या लिखूं, बोलो आगे, साइन कौन सा लगाऊं। HR हाँ, नेगेटिव में। यस, नेगेटिव HIR है ना। HR यस, इज इक्वल टू हाउ मच, ट्रांसमिटेड के बराबर होगा सर। सॉरी ये दिस इज ओ नोट होगा, है ना, आई नहीं है, और दिस इज योर ट्रांसमिटेड, दिस इज TO। अब इसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं ना अपन, तो दिस बिकम EIO अपॉन ईटा 1 और 2, बीटा 1। यस ईटा 1, दिस इज फर्स्ट मीडिया, दिस इज सेकंड मीडिया, तो ईटा 1 हो जाएगा, माइनस ऑफ EIO ERO, सॉरी ERO अपॉन ईटा 2, है ना, बीटा सॉरी 2। ईटा 1 है ना। अच्छा, रिफ्लेक्टेड के ले रहे हो। हाँ, फर्स्ट मीडियम में रिफ्लेक्ट हुई ना वो, तो इसलिए। यस सर। या अब नेक्स्ट वन क्या हो जाएगी, इसमें आएगा सर ETO अपॉन ईटा 2। 2। यस, तो एक इक्वेशन ये रही, और दूसरी इक्वेशन अपनों ने कल बना ली थी, वो भी लिख लेते हैं अपन, है ना। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो दिस इज EIO प्लस ERO इज इक्वल टू हाउ मच, कितना था, कोस थीटा T अपॉन कोस थीटा I into ETO। okay, this is your equation। now ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अपनों ने जिस प्रकार से रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट डिफाइन किए थे नॉर्मल इंसिडेंट में, तो सिमिलरली अपनों को यहाँ पे भी डिफाइन करना है। आपको पता है ना रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट गामा कैसे दिया जाता है, जल्दी बताओ। सर वो प्लस पहले तो माइनस में है ना। ई का कौन सा कंपोनेंट आएगा, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के लिए रिफ्लेक्टेड आएगा सर। यस ERO अपॉन इंसिडेंट, यस सर। यस इंसिडेंट। नाउ सेकंड वन क्या होगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा जल्दी बताओ, अगेन सेम रहेगा, ERO सॉरी ETO, ये ETO हो जाएगा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए अपॉन EIO। क्लियर है, यस सर। यस। नाउ अब आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो सोल्व कैसे करेंगे, पहले यहाँ से EIO में सब में से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं डिवाइड करके इसको लिख दूं इन टर्म्स ऑफ गामा में, तो ये ERO अपन EIO क्या हो जाएगा, गामा बोलो होगा, इज इक्वल टू कोस यस सर। थीटा T, मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया है ना, कोस थीटा I। समझ में आ गया ना विजय,
सबको? Yes, sir. दिस इज टाउ, योर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, बिकॉज ETO अपॉन EIO होगा, है ना, दोनों का रेशियो बन जाएगा, यहाँ पे आएगा EIO, ठीक है ना, तो वो टाउ टाउ के बराबर हो जाएगा। नाउ एक एक तो अपनों ने निकाल लिया, अब सेकंड क्या निकालना रह गया है? अब सेकंड इक्वेशन कौन सी है? ये फर्स्ट वाली, ये दिख रही है ना आपको, ये वाली इक्वेशन। Yes, sir. अब इसमें वापस से सेम प्रोसीजर अप्लाई करो, अगेन इसको भी ऐसे एज इट इज लिख दो, तो EIO को डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये तो वहां से 1/η1 तो मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है, 1/η1 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस ऑफ गामा, यस और नो, इज Yes, इक्वल sir. टू ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, बिकॉज ETO अपॉन EIO इज इक्वल टू टाउ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टाउ अपॉन η2, ठीक है। अब टाउ की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा η2 अपॉन η1, 1 माइनस टाउ इज इक्वल, सॉरी 1 माइनस गामा, है ना, गामा इज इक्वल टू टाउ, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। अब कहाँ पुट करना है इसको अपनों को, इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस गामा इज इक्वल टू कोस टी 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 और कोस थीटा आई, ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल है, ओके आई, ठीक है। अब टाउ की जगह ये पूरी क्वांटिटी पुट करो, तो ये कितना हो जाएगा η2 अपॉन η1, 1 माइनस टाउ, ठीक है ना। Sir, तो gamma है ना 1 minus. हाँ 1 माइनस गामा ही है, गामा, सॉरी सॉरी गामा, है ना, वो कभी कभी क्या होता है बोलने में थोड़ा सा अलग आ जाता है। अब यहाँ पे Yes, sir. ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को एक साथ लिख दो, 1 प्लस ये हो जाएगा आपका टाउ अपॉन 1 माइनस ऑफ टाउ, लिख सकता हूँ, और दिस इज बिकम η2 cos थीटा आई, थीटा टी सॉरी, cos थीटा टी अपॉन η1 cos थीटा आई। रिमेम्बर मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको लास्ट टाइम भी, याद है, कंपोनेंट और डिविडेंड रूल, उसमें क्या करते हैं, अगर a अपॉन बी है और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हो सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी है, तो कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगाएंगे ना, तब ये क्या बन जाएगा, ये टर्म इधर आ जाएगी a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, a माइनस बी, बी सही बन जा रही, इज इक्वल टू हो जाएगा क्या c अपॉन डी। साइन का हमेशा ध्यान रखना है ना, बस ये साइन इधर आ जाता है, ये प्लस का साइन इधर आ जाता है, इसमें टर्म में ये ऐड हो जाता है, इसे कंपोनेंट और डिविडेंड रूल बोलते हैं, ठीक है, जो अलजेब्रा में पढ़ाते हैं, बेसिक अलजेब्रा, ओके। नाउ अब यही रूल को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो उल्टा अप्लाई करूंगा, तो c बाई डी क्या बनेगा 1/1 बटे गामा, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन गामा, 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू η2 cos थीटा टी प्लस η1 cos थीटा आई, ठीक है, बोलो यार, Yes, sir. या अपॉन में क्या आएगा, बोलो, Sir, eta 1 आ जाएगा. सोच समझ के बोलना, सी नीचे भी है एज इट इज, देखो यहाँ सी नीचे ये, तो ऊपर को एज इट इज आपको नीचे उतारना है, माइनस साइन चेंज Sir, करके, yes, sir. तो η2 cos Cos theta t माइनस ऑफ minus यही आ जाएगा eta 1. cos थीटा, क्लियर है, Yes, sir. या अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ के टर्म में लिखेंगे तो ये टर्म ऊपर आ जाएगी, ये टर्म नीचे चल जाएगी, तो ये η2 cos थीटा टी माइनस ऑफ η1 cos थीटा आई अपॉन η2 cos थीटा टी, प्लस में हो जाएगा. यस प्लस हो जाएगा, चलो, तो दिस इज नोन एज ए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ओके Yes, sir. ओके। अब यहाँ पे अब गामा की वैल्यू आपने निकाल ली है, अब गामा की वैल्यू अब इस टाउ में रखोगे ना,
यहाँ से आपको ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना है, तो यहाँ पे इस जगह रख देना, यहाँ पे इस जगह रखोगे ना, तो टाउ की वैल्यू कैसे आएगी पता है आपको? ये आप कर सकते हो इजीली है, दिस इज इक्वल टू 2 eta 2 cos theta ट्रांसमिशन एंगल अपॉन दिस फुल क्वांटिटी, ओके, बिकॉज यहाँ पे eta 2 हो जाएगा और दिस बिकम cos theta t प्लस सेम रहेगा, पूरा बटेका वाला जितना भी डिनोमिनेटर में जो टर्म है ना सेम रहेगा, cos theta i, यस। तो दिस इज योर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। एक मिनट के लिए मान लो अभी अपन जो ऑब्लिक इंसिडेंट के लिए अपनों ने किया है ना, अगर अपन इसे नॉर्मल इंसिडेंट के लिए करना चाहते हैं तो थीटा आई और थीटा टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जल्दी बताओ? दिस इज थीटा आई, आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और योर ट्रांसमिटेड एंगल ये है, ठीक है, थीटा टी और थीटा आई, यस और नो? अगर थीटा आई और थीटा टी का जो एंगल है वो कितना हो जाए? 0 डिग्री, कितना हो जाए? 0 डिग्री, तो ये आपकी वेव कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी इस जेड एक्सिस के, और ट्रांसमिशन भी कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो रिफ्लेक्शन आएगा वो कैसा होगा? ऐसा, क्योंकि थीटा आई बराबर भी सेम रहेगा, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट नॉर्मल इंसिडेंट पे आ जाएगी, तब नॉर्मल इंसिडेंट में जो फॉर्मूला अपने ड्राइव किया था ना वो सेम रहेगा। देखो cos थीटा टी और cos थीटा आई बिकम 1 हो जाएगा, तो eta 2 माइनस eta 1 अपॉन eta 2 प्लस eta 1, ये फॉर्मूला अपन पहले भी देख चुके हैं, याद है ना? बोलो। यस सर। तो नॉर्मल इंसिडेंट की कंडीशन आ जाएगी। सिमिलरली ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए भी cos थीटा आई और cos थीटा टी और cos थीटा आई को 1 कर दो, तो 2 eta 2 अपॉन eta 2 प्लस eta 1 हो जाएगा, याद है ना? लास्ट टाइम केस जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकल कर आया था, तो सेम केस बन जाता अगर थीटा आई और थीटा टी इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, यानी कि आपका जो केस हो जाए वो नॉर्मल इंसिडेंट को आ जाए, ऑब्लिक इंसिडेंट की बजाय, ठीक है? तो ये अपनों ने ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी निकाल लिया इसका, और रिफ्लेक्शन और क्या कहते हैं इसको, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी निकाल लिया है, ओके। तो आप इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ER अपॉन EIO इज इक्वल टू ये पूरा फॉर्मूला, अगेन द सेम थिंग्स जो अपनों ने बताई है, दिस इज फॉर ओनली पैरेलल पोलराइजेशन। तो यहाँ पे आप ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो सिंबल, इसका ये सिंबल का मतलब होता है पैरेलल, इसका मतलब होता है पैरेलल, और इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है? तो ये दो सिंबल अपन यूज करेंगे। तो पहला पैरेलल के लिए अपनों ने ये जो फॉर्मूला है दोनों ड्राइव कर लिए। नाउ एक केस और आता है इसके बाद, ब्रूस्टर एंगल का। आपने ब्रूस्टर एंगल का नाम सुना है? बोलो। यस सर। क्या होता है ब्रूस्टर एंगल, जल्दी बताओ। सर ये उसमें ही आता है पोलराइज में कुछ हाँ, होता तो उसी में ही है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल ट्रांसमिट होकर भी कुछ जाता है, एंगल उसका चेंज हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। थीटा आई जो है ब्रूस्टर एंगल, ये रहता है कि जब ब्रूस्टर एंगल पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, जब थीटा आई जो रहता है, जो आपका इंसिडेंट एंगल है ना, वो ब्रूस्टर एंगल के बराबर हो जाए थीटा बी के, तो उस केस में ये थीटा बी जहां पे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई है, वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है? ट्रांसमिट हो जाती है। देयर इज नो रिफ्लेक्टेड वेव। क्लियर हो गया? नो रिफ्लेक्टेड वेव, समझ में आ गया आपको? यस सर। तो उस केस को क्या बोलते हैं? ब्रूस्टर एंगल। उस एंगल को क्या बोलते हैं? ब्रूस्टर एंगल। समझ में आ गया आपको? यस सर। यानी कि आपकी इंसिडेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किसके बराबर है? ट्रांसमिटेड ट्रांसमिट। इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऐसा भी बोल सकते हो आप, ठीक है? तो उस केस को अपन क्या बोलते हैं? ब्रूस्टर एंगल। ब्रूस्टर एंगल उसको बोलते हैं। नाउ अब इसको कैसे ड्राइव करें, वो एंगल कैसे पता करेंगे? तो अपनों ने अभी एक फॉर्मूला ड्राइव किया है, जस्ट बोलो कौन सा फॉर्मूला ड्राइव किया है? मैंने बोला अभी क्या कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 हो जाना चाहिए, है ना? बोलो। यस सर। क्योंकि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट तो 1 रहेगा, मैक्सिमम 1 हो सकता है, ठीक है? क्योंकि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से आ रही है और पूरी की पूरी ट्रांसमिट हो जाए, इसका मतलब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? गामा कितना हो जाना चाहिए? 0। 0। तो वही कंडीशन जब आती है ना, तो उसे ब्रूस्टर एंगल की कंडीशन बोलते हैं। इसलिए सारा की सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसफर हो जाएगी दूसरे मीडियम में। तो अपन इसको कैसे ड्राइव करेंगे? टाउ गामा इज इक्वल, ये जो है टाउ की वैल्यू क्या कहते हैं, गामा की जो वैल्यू है वो इक्वल टू कर देंगे अपन 0 की, तो अपना आंसर आ जाएगा।
चलो ये कंडीशन भी ड्राइव कर लेते हैं। ये दिख रहा है आपको सबको फॉर्मूला? यस सर। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ब्रूस्टर एंगल के लिए? 0 0 0 ईटा। अब जीरो नीचे हो तो ऊपर वाली ये जो नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर की पूरी जीरो में घुस जाएगी, तो कितना रह जाएगा? यस सर। cos थीटा टी माइनस ऑफ थीटा 1 साइन सॉरी cos थीटा आई, इतना रह जाएगा। यस सर। तो अब मैं इसको बराबर वाली कंडीशन में लिख देता हूँ, ठीक है? तो बराबर लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? दिस बोथ टर्म आर इक्वल। एक्चुअली दिख गया आपको? यस सर। या अब ये केस थीटा आई की जगह कितना लिख सकता हूँ अब मैं? ब्रूस्टर एंगल की बात हो गई अब तो थीटा आई बराबर कितना हो जाएगा? थीटा थीटा टी। बी ब्रूस्टर एंगल है ना, तो यहाँ पे यस ईटा, सर। हाँ ईटा 1 cos थीटा बी इज इक्वल टू ईटा 2 cos थीटा। क्लियर है? अब ये एक इक्वेशन तो एक ये बन गई, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, है ना? यस सर। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाओगे? सेकेंड इक्वेशन आपको स्नेल लॉ से पता चल जाएगी। स्नेल लॉ पता है ना आपको? यहाँ से आपकी कोई भी लाइट रे आती थी, लाइट रे इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो जो लाइट रे रहती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहती है इस प्रकार से जाती है। तो अगर ब्रूस्टर एंगल पे लाइट रे आई है और आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई है, तो थीटा एंगल थीटा आई से आई है, इंसिडेंट एंगल जो थीटा बी के बराबर हो गया, ठीक है? और ट्रांसमिटेड एंगल थीटा टी के बराबर है। यस और नो? तो दिस इज फर्स्ट मीडिया, यस सर। दिस इज सेकेंड मीडिया, ईटा 1 ईटा 2। तो इस ईटा 1 का कुछ ना कुछ म्यू रहेगा, बोलो म्यू 1, और इसका क्या क्या रहेगा? म्यू 2, और n1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज आल्सो इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? तो अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में लिखेंगे। तो जो स्नेल लॉ लगाता है, स्नेल लॉ लगने के बाद क्या बन जाएगा? म्यू 1 साइन थीटा बी इज इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा टी। 2। टी हो जाएगा ना? हाँ वो सेकंड मीडियम के लिए। यस, सेकंड मीडिया। तो दिस इज 2 इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गई है। तो इन दोनों इक्वेशन को आप जब सोल्व करोगे तो आपको एक कंडीशन मिलेगी फॉर नॉन, ये हमेशा ध्यान रखना, अपन इस जो केस बात कर रहे हैं ना नॉन मैग्नेटिक मीडिया की बात कर रहे हैं। जब ब्रूस्टर एंगल की जो कंडीशन आती है ना, वो नॉन मैग्नेटिक मीडिया के लिए ही आती है ना? हमेशा ध्यान रखना है आपको, नॉन मैग्नेटिक मीडिया के लिए। तो नॉन मैग्नेटिक मीडिया के लिए म्यू आर की वैल्यू कितनी होती है? 1। क्लियर है? तो म्यू 1 बराबर यस कितना हो सर। जाएगा? अपने लास्ट टाइम इसको ड्राइव किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट म्यू आर, ये एप्सिलॉन आर हो जाएगा, केवल एप्सिलॉन R1। ओके, और म्यू 2 किसके बराबर हो जाएगा? एप्सिलॉन R2 हो जाएगा। यस, एप्सिलॉन R2 हो जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों केस आपको याद रखना ना। तो ये एक फॉर्मूला तो ये रहा, दूसरा फॉर्मूला ईटा 1 ईटा 2 के टर्म में आ रहा है, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। लो अपन देख लेते हैं क्या क्या कंडीशंस आ रही है। तो अपनों को सारा जो है वो किस में आ रहा है? साइन टर्म के, साइन के टर्म में आ रहा है, तो आपको साइन के टर्म में ही लिखना है सारा का सारा। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे आप कोस्टी और साइन में यहाँ पे वापस नहीं कर रहा हूँ, उसमें मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है ना। तो आप थोड़ा सा इसे कर सकते हो ना? सिंपल है, बोलो कर सकते हो क्या? नहीं तो पूरा ड्राइव करूँ? यस बोलो, कर सकते हो? यस सर। यहाँ तक की 2 इक्वेशन तो मैंने बता दिया आपको, है ना? ये ड्राइव करके बता दिए। अब उसके बाद तो कुछ नहीं करना है, दोनों दोनों साइड में आप cos t की जगह साइन का फॉर्मूला लगा देना, क्योंकि आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, साइन आइडेंटिटी, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पता है। तो यस cos सर। t को क्या लिख सकते हो? स्क्वायर कर लेना दोनों साइड, ताकि यहाँ से अंडर रूट कट जाएगा, है ना? तो ईटा 2 का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टी रह जाएगा, और ईटा 1 का होल स्क्वायर माइनस इसको cos थीटा बी की जगह कितना आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा b1, क्योंकि फर्स्ट मीडियम में अपन बात कर रहे हैं इसलिए b1 ले रहे हैं। ओके, नाउ इसको फर्दर आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। अब ईटा 1 ईटा 2 की जगह आपको क्या पुट करना है? ईटा 1 और ईटा 2 की जगह कितना पुट करना होगा? बताओ जल्दी। योर ईटा 1 इज इक्वल टू हाउ मच?
म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू 125, बोलो, है ना? यस सर। यस। तो अब यहाँ ईटा 1 बराबर ये हो जाएगा, ईटा 2 बराबर कितना है? म्यू आर 2 रूट में ये भी सर म्यू आर अपॉन म्यू आर 2 एप्सिलॉन आर 2, अपॉन ठीक है, एप्सिलॉन आर 2 125। 125। हाँ, अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये देखो ईटा 1 और ईटा 2 दोनों में है, तो यहाँ से 125 कट जाएगा। और एप्सिलॉन आर नॉन मैग्नेटिक मीडिया की बात कर रहे हैं, तो म्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 1। 1। तो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी रख सकता हूँ? केवल इतनी सी आ जाएगी, एप्सिलॉन आर। समझ में आ गया? और ये हो यस जाएगा सर। आपका cos थीटा बी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन आर 2 cos थीटा टी। फर्दर आप इसको चाहो तो सोल्व कर लेना, और सोल्व करने पे चलो मैं कर देता हूँ, इतना तो कर ही लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, दोनों साइड का मैंने स्क्वायर कर लिया ना, तो ये स्क्वायर करने के बाद cos स्क्वायर थीटा बी हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एप्सिलॉन आर 2 cos स्क्वायर थीटा टी। दिस इज cos, है ना? अब cos स्क्वायर की जगह आपको वैल्यू पुट कर देना है, तो क्या पुट करोगे? 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। इसको इधर कर लेना, मैं इसको इधर कर रहा हूँ, उसको उधर कर रहा हूँ, कर सकता हूँ ना? यस सर। तो एप्सिलॉन आर 2 इधर लिख रहा हूँ, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बी की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बी लिख रहा हूँ, ठीक है? बराबर कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन आर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टी। अब आपको ब्रूस्टर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अपनों ने अभी स्नेल लॉ पढ़ा था। स्नेल लॉ में क्या था? म्यू 1, यहाँ पे देखो म्यू 1 बराबर ये रिलेशन दिख रहा है आपको, इसमें म्यू 1 की जगह आपको कितना पुट करना है? एप्सिलॉन आर 1 साइन थीटा b1, ओके? दिस साइन थीटा b1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर 2 साइन थीटा टी, ठीक है? अब इसका भी स्क्वायर कर लो, तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन आर 1 साइन स्क्वायर थीटा बी अपॉन, मैं अपॉन में लिख रहा हूं इसको, है ना? ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी। क्लियर है? थीटा टी। यस सर। या अब साइन स्क्वायर थीटा टी की वैल्यू अपने को मिल गई। ये वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है? इसमें पुट करो। पुट करने के बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना। तो ये पुट करने पे आपको क्या पता चला? एप्सिलॉन आर 1 माइनस एप्सिलॉन आर 1 अपॉन एप्सिलॉन आर 2, ठीक है? और ये हो जाएगा कितना? साइन स्क्वायर थीटा बी। अब ये इक्वेशन एक ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। अब इसमें से साइन स्क्वायर बी आपको कॉमन निकालना है। अब इसको सोल्व करोगे ना, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। कौन सी? इस प्रकार की इक्वेशन आ जाएगी। दिख रहा है आपको? मैंने पहले से नॉन मैग्नेटिक मीडिया की बात कर ली है ना, तो ऑटोमेटिकली जब ये सोल्व करोगे ना, तो ऐसी इक्वेशन बन के आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। और फर्दर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो साइन थीटा b1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 आ जाएगा। ओके, ठीक है? और जब यस सर। टेन थीटा बी, आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करोगे, तो जब ये एंगल साइन थीटा बी है, तो आप टेन थीटा बी के टर्म में लिखोगे तो अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 आएगा। तो जो ब्रूस्टर एंगल होता है वो tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन 2 माइनस डिवाइड बाय एप्सिलॉन 1 होता है। क्लियर है? तो शोइंग दैट दिस इज अ ब्रूस्टर एंगल फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। तो आप किसी भी मीडियम का ब्रूस्टर एंगल इसके पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके? एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 पे। मैं इसको हटा रहा हूँ, है ना? मैं रिजल्ट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। आप ये ट्रिग्नोमेट्री तो कर सकते हो ना? इतना तो आता है ना? बोलो। यस सर। यस यस। सर जो अगर कंडक्टिंग मीडिया होगा तो फिर उसमें अलग होगा, उसमें म्यू आर की वैल्यू होगी। बच्चे बच्चे बच्चे, मैंने इसीलिए शुरुआत में मेंशन किया है, अपन किस कंडक्टिंग मीडिया की बात करें? सिग्मा इज इक्वल टू 0, नॉन परफेक्ट मैग्नेटिक। डाइलेक्ट्रिक। इनिशियली मैंने मेंशन कर दिया था, अपन जितना भी ये खेल रहे हैं ना, ये सब इसके लिए खेल रहे हैं, सिग्मा इक्वल टू 0 दोनों मीडियम के लिए। तो केवल दोनों दो पैरामीटर जीरो, एक तो ये पैरामीटर है और दूसरा ये पैरामीटर है, और दूसरा सिमिलरली ऐसा है कैसे ही पैरामीटर है, एक और क्या कहते हैं इसको,
इन दोनों मीडियम की बात कर रहे हैं, उसमें से भी नॉन मैग्नेटिक मीडिया है। नॉन मैग्नेटिक मीडिया यानी कि μ1 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। नॉन मैग्नेटिक मीडिया है तो μr1 बराबर कितना है, वो 1 है। ओके, अच्छा सर, लेकिन अगर नॉन मैग्नेटिक के अलावा दूसरा कोई दिया होता मीडिया, हाँ उसके तो उसमें लिए, हम फिर इसमें वन नहीं लगाते ये वाला, अरे ये उसके लिए तो सेकंड वाला उन्होंने केस लगता है। कंसिडर कर ही लिया ना बच्चे। नॉर्मल इंसिडेंट देख लिया था लास्ट टाइम, यहाँ पे परफेक्ट कंडक्टर रखा था, हाँ याद सर। है आपको। इस प्रकार से वेव आई थी और इस प्रकार से ट्रांसमिट होके चली गई थी, रिफ्लेक्टेड होके चली गई थी, यस इंसिडेंट हुई सर। थी। तो उसका पूरा केस ड्राइव किया था, गामा ड्राइव किया था, सब कुछ ड्राइव किया था, याद है। उसके लिए गामा यस कितना आता सर। है, -1 आता है, और 𝜂2 कितना अच्छा आता है, 0 आता है। परफेक्ट कंडक्टिंग मीडिया, और दिस इज डाइलेक्ट्रिक मीडिया। ओके, इस प्रकार से पूरी कंडीशन देखिए आप। लेक्चर पढ़ो, लेक्चर देखो आप, शायद उस टाइम होंगे नहीं आई थिंक, है ना। तो आप एक बार लेक्चर देख लेना, रिफर कर लेना। चलो, अभी जो ब्रूस्टर एंगल अपनों ने निकाला है ना, लेट स्टार्ट। तो जो ब्रूस्टर एंगल अपनों ने कैलकुलेट कर लिया है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, केवल ε1 पे और ε2 पे। ठीक है, तो ε1 ε2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वो किसके बराबर है ब्रूस्टर एंगल, tan θb के। tan θb इज इक्वल टू √of ε2/ε1। ठीक है, अब इसके पैरामीटर के कॉम्बिनेशन के ऊपर ही आपका ब्रूस्टर एंगल डिपेंड करेगा। आप चाहते हो कि ये 45 डिग्री पे आए, 45 डिग्री पे, आपको पता है कि 45 डिग्री पे क्या है, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है पूरी की पूरी इसमें से ट्रांसमिट हो जाएगी। तो आपको ब्रूस्टर एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ब्रूस्टर एंगल के लिए आपको पहले मीडियम के पैरामीटर पता होना चाहिए कि कौन सा मीडियम आपको यूज करना है, FR4 यूज करना है, ऑयल यूज करना है, वाटर यूज करना है। तो उन दोनों के हिसाब से आपको ε2 और ε1 की वैल्यू को सेट करना पड़ेगा ताकि 45 डिग्री के एंगल आ जाए। ठीक है, जैसे 45 डिग्री एंगल आएगा आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस पे ट्रेवल कर जाएगी, जैसे वो ट्रेवल करेगी तो पूरी की पूरी ट्रांसमिट हो जाएगी। क्लियर है आपको ब्रूस्टर एंगल? यस सर। यस, तो आपको इसी को, इसमें ये लिखा हुआ आप चाहो तो पढ़ सकते हो, कि यहाँ पे पढ़ सकते हो ये पूरी क्वांटिटी। इट इज evident that it is possible that gamma parallel is equal to 0 because the numerator is the difference of the two terms. Under this condition there is a no reflection, ER0 is equal to 0, and the incident angle at which this take place is called the Brewster angle θb1. The Brewster angle is also known as a polarizing angle. समझ में आ गया आपको? यस सर। पोलराइजिंग एंगल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अपन चाहते हैं कि ये कोई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो रिफ्लेक्ट ना हो, क्योंकि जो आपकी जो एंटीनास रहते हैं वो एंटीना कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ पोलराइजेशन या फिर सर्कुलर पोलराइजेशन के टर्म में आते हैं। तो आप चाहते हैं कि वो ऐसी चीज रिसीव करे ट्रांसमिट एंटीना से, तो वो रिफ्लेक्ट ना हो। तो आप चाहते हो कि ये जो कंडीशन रहे थीटा भी मेंटेन रहे, यानी कि ब्रूस्टर एंगल पे ही वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीव करे। तो जितनी भी वेव है वो पूरी की पूरी क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए, यानी कि इनसाइड द रिसीवर आ जाए और आपको उसका कम्युनिकेशन पूरा हो जाए ना। तो इसीलिए अपन चाहते हैं कि इसको मेंटेन करना ना। तो इसी इसी एंगल को अपन ब्रूस्टर एंगल को पोलराइजेशन एंगल भी बोलते हैं। बिकॉज एन आर्बिट्ररी पोलराइज्ड इंसिडेंट वेव विल बी रिफ्लेक्टेड, बोल दिया इन्होंने। ठीक है, विद ओनली कंपोनेंट ऑफ ई परपेंडिकुलर टू द प्लान ऑफ इंसिडेंट। द ब्रूस्टर effect is utilized in a laser tube where the quartz window are set up at the Brewster angle to control the polarization of emitted wave or light. ठीक है, the Brewster angle is obtained by setting the theta I is equal to theta B1 और gamma is equal to 0. क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आपने ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना है? यस सर। तो ऑप्टिकल फाइबर में भी इसका यूज होता है ब्रूस्टर एंगल का, क्योंकि उसमें भी क्या रहता है, कोर रहती है, क्लैडिंग रहती है। पढ़ा है आपने ऑप्टिकल फाइबर? यस सर। एक रहता है कोर, ये दिस इज द कोर, एक्चुअली दिस इज द कोर और दिस इज द क्लैडिंग। इन दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग रहता है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स η1 रहता है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स η2 रहता है। η1 इज ग्रेटर देन η2 करते हैं। ठीक है, इसे परफेक्ट इसको इसलिए करते हैं ताकि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आए वो परफेक्ट रिफ्लेक्शन कर दे यहाँ से, तो इस प्रकार से वो ट्रेवल करके जाती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वहां पे उल्टा यूज होता है, अपन उसको भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बोलते हैं कि TIR कंडीशन, TIR को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? TIR। ये उसका जस्ट उल्टा है, ब्रूस्टर एंगल का जस्ट उल्टा है OFC केबल में। ओके,
तो वहां पे अपन TIR के बारे में पढ़ेंगे। TIR की कंडीशन में बता दूंगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसी के ऊपर आपकी ऑप्टिकल फाइबर वर्क करती है। क्लियर है? चलो सिमिलरली अब बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर पोलराइजेशन की। तो परपेंडिकुलर पोलराइजेशन में क्या रहेगा, जल्दी बताओ केस। अभी अपनों ने इसके लिए परपेंडिकुलर पोलराइजेशन का यूज वैसे कम होता है, क्योंकि मेनली अपन डाइलेक्ट्रिक के साथ डील करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक, अब ये जो परपेंडिकुलर पोलराइजेशन की जो ब्रूस्टर वाले केस आता है ना, उसमें μ1 और μ2 के टर्म में आता है, μ1 अपॉन μ2 के टर्म में आता है, इज इक्वल टू tan इन थीटा, ब्रूस्टर एंगल जो आता है tan थीटा b1 जो आता है वो μ1 इंटू μ2 के टर्म में आता है tan थीटा b। तो यहाँ पे जो केस रहता है वो इस प्रकार का रहता है, अंडर रूट ऑफ μ2 अपॉन μ1, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मीडिया रहता है। कौन सा मीडिया रहता है? मैग्नेटिक मीडिया। तो परपेंडिकुलर पोलराइजेशन ओपन किस में होता है? मैग्नेटिक मीडिया में। तब जाके आपका ब्रूस्टर एंगल की जो कंडीशन है वो आती है। एक्चुअली पोलराइजेशन तो हर केस में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जो ब्रूस्टर एंगल की जो कंडीशन आती है वो मैग्नेटिक मीडिया के लिए एग्जिस्ट करती है, हमेशा ध्यान रखना है ना। तो अपन इसके लिए ड्राइव करते हैं सारी चीजें, जैसे अभी लास्ट टाइम पैरेलल पोलराइजेशन के लिए किए। तो इसके लिए क्या, कहां से स्टार्ट करते हैं? सेम, दिस इज योर मीडिया इंटरफेस, अगेन वी आर टेकिंग मीडिया 1, this is your first media और this is your second media, okay। इसका फर्स्ट मीडिया है ना, और इसका μ1 है, इसका ε1 है मीडिया पैरामीटर, μ2 ε2। अब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है भैया दिस, और इस प्रकार से क्या हुई है? ट्रांसमिट हुई है कुछ, और कुछ रिफ्लेक्ट हुई है। पैरेलल पोलराइजेशन अपन ने कर लिया है, परपेंडिकुलर पोलराइजेशन देखने वाले हैं। तो दिस इज परपेंडिकुलर पोलराइजेशन के लिए अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है कैसा होना चाहिए? बोलो, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। Yes, तो sir. परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए आपका जो मीडिया इंटरफेस है वो कैसा रहना चाहिए? इसका डॉट, यानी कि मस्ट बी वो प्लस वाई डायरेक्शन या माइनस वाई डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो अपन प्लस वाई डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं। तो दिस इज मीडिया इंटरफेस के, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मीडिया इंटरफेस के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसा किया, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी रहेगी? बोलो। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के इंसिडेंट, सिमिलरली के रिफ्लेक्टेड, सॉरी के ट्रांसमिटेड, और दिस इज के रिफ्लेक्टेड। इसमें भी सेम रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी। यहाँ पे बताना, यहाँ पे भी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम ही रखता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी ओनली। तो दिस इज सेम मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। दिस इज ऑल प्लस वाई डायरेक्शन। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ भैया जल्दी से, राइट हैंड रूल यूज करो। दो डायरेक्शन आपके पास पता है, बताओ। कोई नहीं बताएगा क्या? विजय, आशीष, Yes, sir. बोलो क्या रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? अपवर्ड रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी? ये सर डाउनवर्ड होनी चाहिए सर। यस, क्यों डाउनवर्ड? क्योंकि उंगलियां किस डायरेक्शन में रहेगी? प्लस वाई डायरेक्शन नीचे ही में, जा रही है। है ना, नीचे जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे ही आएगी। ओके, क्लियर हो गया? तो दिस इज योर मैग्नेटिक Yes, फील्ड की sir. डायरेक्शन एच। सिमिलरली इसमें भी सेम ही रहेगी, क्योंकि ये ट्रांसमिटेड वेव एज इट इज जाएगी। ओके, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ Yes, एच। अब रिफ्लेक्टेड के लिए बताओ। रिफ्लेक्टेड के लिए सर ऊपर जाएगी। यस यस यस, बिल्कुल करेक्ट, ऊपर चली जाएगी। ओके, तो ये आपको आना चाहिए, दिस इज सिंपल। राइट हैंड रूल यूज आपको करना है, ओनली कुछ नहीं करना है। आप इसको यहाँ पे शो भी कर सकते हैं, देखो इन्होंने बताया दिया है, ठीक है, दिख गया आपको? Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? डॉट में है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो चुका है, ठीक है। तो सिमिलरली कन्वेंशन आपको फॉलो करना है, फर्दर आपको सारी चीजें ड्राइव करना है उसके लिए। तो पहले क्या, अपन डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए, लिखने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं। अब तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मेन है, मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट आपको अलग अलग करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करें, पहला इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट निकाल लेते हैं। दिस एंगल हाउ मच? थीटा आई,
थीटा आई, और दिस इज थीटा थीटा टी, थीटा टी, और दिस इज थीटा। ओके, अगेन द सेम कंडीशन, थीटा आई इक्वल टू थीटा, हमेशा ध्यान रखना है आपको ना। ओके, ये अपन बाद में यूज करेंगे, अभी नहीं करना है इसको नाउ। तो अपन पहले किसकी बात कर लेते हैं, इंसिडेंट की बात कर लेते हैं सबका। ये यहां से लेके इतने से कवर पोर्शन के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं, है ना। तो अपन इसको अलग से शो कर लेते हैं इस चीज को। सबसे पहले प्रोपगेशन डायरेक्शन देख लेते हैं। प्रोपगेशन डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा, मैक्सिमम टाइम दोनों में सेम रहती है। दिस इज द डायरेक्शन, एक दो कंपोनेंट में आपको डिवाइड करना है। दिस इज द थीटा आई, दिस इज अगेन थीटा आई। ओके, यहाँ पे अगेन ये के है, के आई है, तो इसको क्या बोलेंगे, पहला मीडियम का बीटा वन, तो दिस इज बीटा वन कोस थीटा आई। यस और